नमस्कार दोस्तों, अपना ही चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है जो आर के माई मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को संस्कृत के पाठ 3 लेसन जो है आज हम स्टार्ट करेंगे। जो पाठ का नाम है आलस कथा पाठ। ठीक है, तो आलस कथा पाठ का जो है आज हम लोग पूरी उसकी हिंदी में सारांश जो हम लोग जानेंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में ये 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जिसमें 8 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अंत तक देखें, ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न आपसे छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका क्या कह रहा है? ऐसे 3 प्रश्न इसमें हैं, तीनों प्रश्नों का जवाब आपको एक ही जैसे देना है। जैसे में आलस कथा पाठ का शिक्षा मतलब आलस कथा पाठ से शिक्षा क्या मिलती है, या आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, या आलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। तो यहाँ पर आलस कथा जो है इसमें एक ऐसे मतलब आलसियों का जो होता है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग आंसर। आंसर में क्या दिया हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग, ऑब्जेक्टिव में आपको काफ़ी काम आने वाला है। आलस कथा पाठ का लेखक कौन है, तो विद्यापति ऐसे बोलना है, ठीक ना। चाहे उसमें जो भी ऑप्शन है, आलस कथा पाठ का लेखक विद्यापति है। आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम किए अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। बाकी आलसी व्यक्ति जो भी है तो वो बिना कमाए हुए चाहते हैं से हमारे जीवन जो है आसानी से गुजर जाए, तो ऐसे तो होने वाला है नहीं। तो यही बात इस पाठ में दिया हुआ है, से कर्म करो, कर्म के बिना कुछ नहीं है। और आलसी व्यक्ति आलस से ही वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में कोई भी दयावान व्यक्ति ही उसकी व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है ना, तो आलसी व्यक्ति के लिए कोई एक दयावान व्यक्ति ही उसको मदद कर सकता है, समझ गए। नहीं तो ऐसा ही रहे तो वो हमेशा दूसरे पर आलसी व्यक्ति आश्रित रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं और हमेशा दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। विद्यापति कौन थे? यहाँ पर देखिए, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, आलस कथा में किसकी कहानी है। और दूसरी प्रश्न है आपका, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पाठ्य पुस्तक के आधार पर लिखे। तो ऐसे 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो दोनों का जवाब एक ही प्रश्नों का जवाब देना है। तो दोनों यहाँ समझ लीजिए, ऐसे करके आपको बोर्ड की परीक्षा में आती है और सवालों का जवाब एक ही तरह से आपको देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर में क्या दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, से विद्यापति एक महान कवि थे। क्या थे? एक महान कवि और एक लेखक थे। उन्होंने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी रचना की थी? पुरुष परीक्षा ग्रंथ की रचना की थी। तथा आलस कथा आलसी पुरुष की कहानी है। किसकी कहानी है? तो आलसी पुरुष की कहानी है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृति भाषा में कथा के रूप में विभिन्न मानव गुणों को महत्व को वर्णन किया गया। मानव गुण का जो भी गुण है उसके इस कथा में वर्णन किया गया है, और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। और उसके अंदर जो भी बुराइयां हैं उस बुराइयों को दूर करने के लिए इस पाठ में संकलित है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति क्या थे? लोकप्रिय थे और मैथिली कवि थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथों का के निर्माण भी किए। तो उन्होंने किसका निर्माण किए थे? संस्कृत ग्रंथों का भी निर्माण किए थे। तो चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में आपका क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आलसालय में आग लगने
पर क्या हुआ, तो आलसाला में आग लगने पर भी धूर्त आलसी जो था भाग गए, लेकिन 4 आलसी सोए हुए बातें कर रहे थे। तो जो चालाक आलसी जो होए वो क्या क्या निकल के भाग गया, लेकिन कुछ ऐसे भी आलसी होते थे जो वो 4 थे और चारों के चारों उसी में सोया हुआ रह गए। तभी फैली आग को देखकर एक नियोजित पुरुष चारों आलसियों को बाल पकड़कर धकेलते हुए बाहर निकाले। तो आग लगने के बाद में जो चारों जो आलसी थे उनके बाल पकड़कर और वहां से धकेलते हुए बाहर निकाले। आगे हम लोग देखते हैं कूचा नंबर 4 की ओर। कूचा नंबर 4 में आपका क्या कहता है, आलस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दिया जाए। आलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को आग से किसने और क्यों निकाला। और दूसरी तरह से ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ऐसे आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आग लगने पर भी 4 आलसी पुरुष घर से नहीं भागे, लेकिन आग लगने के बाद भी 4 ऐसे भी पुरुष थे जो उससे आग से बाहर नहीं निकल पाए, घर में ही रहने लगे। एक योग पुरुष भयभीत हुआ कि वे जल जाएंगे, तब वे आकर उनके केशों को पकड़ कर धकेलते हुए बाहर निकालने पर इस प्रकार की आलसी पुरुष आग से बच गए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फिर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। वो आलसी व्यक्ति के बारे में जो था, चारों एक ऐसे व्यक्ति जो थे चारों को धकेलते हुए केस पकड़ कर बाहर निकाले। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचाव करते थे। तो चारों व्यक्ति आग से किस प्रकार बचाव करते थे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर चारों आलसी पुरुष आग लगने पर भी घर में से नहीं भागे। सुलगते सुलगते वे जान गए थे कि घर में आग लगी हुई है, लेकिन वे चाहते थे कि कोई धार्मिक एवं दयालु व्यक्ति आकर आग पर जल, वस्त्र एवं कंबल डाल दे, तो जिससे आग बुझा जाएगा और हम लोग बच जाएंगे। ऐसे उन्होंने सोचा, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल रहा है और सोच रहा है से कोई धार्मिक व्यक्ति आए, जल डाले, वस्त्र फेंके और कंबल से इस आग को बुझा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर से चारों आरसीओ के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। चारों आरसी किस तरह का वार्तालाप करते थे, उनको अपने शब्दों में लिखना है। यहाँ पर देखिए, चारों आलसियों ने घर में आग लगने पर भी सोए हुए थे और एक ने कपड़े से सुख एक ने कपड़े से मुंह ढक कर कहा, अरे हलाल कैसी। दूसरे ने कहा लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कहाँ कोई भी ऐसी धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगाए वस्त्रों से चटाई से हम लोगों को ढक दे। चौथे ने कहा, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। और यहाँ पर देखिए चौथा ने कहा, कितनी बातें करते हो और चुपचाप क्यों नहीं रहते। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आलसाला के कर्मचारियों ने आलसियों को परीक्षा क्यों और कैसे ली, या धूर्त लोग की पहचान किस प्रकार हुई। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, आलसी लोगों के सुख सुविधाओं को देखकर धूर्त या
निकली आलसी अलसालय में शामिल हो गए और भोजन प्राप्त के लिए जिसे अलसालय को खर्च बढ़ गया। और यहाँ पर देखा जाए वो धूर्त जो आलसी जो थे वहाँ अलसालय का क्या हुआ, उसका खर्च बढ़ गया। तो यहाँ पर खर्च बढ़ गया, तब सही आलसियों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में वह आग लगा दी, जिस आग को देखकर निकली आलसी धूर्त लोगों को भाग गए और इस प्रकार से पहचानी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए मैथिली राजा मंत्री कौन था। मैथिली राज्य का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसियों की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि अग्निगल घर को देखकर कितने आलसी बच गए। तो ध्यान दिया जाए मिथिला राजा का मंत्री विदेश्वर था। उन्होंने सोए हुए आलसियों के घर से आग लगाकर उनकी परीक्षा ली और आग में देखकर चारों आलसियों को बचाए। चलिए चारों आलसियों को कैसे बचाए। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है, यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। तो मिथिला राज्य के मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव दानशील था। कैसे था, दानशील था, जो सभी गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन अच्छा भोजन दिलाते थे और आलसियों को भोजन के साथ वस्त्र भी दिलाते थे। तो जो भी आलसी था उसके भोजन के सिवा वस्त्र भी दिलाते थे। ध्यान दीजिए। चलिए यहाँ पर पाठ नंबर 4 को हम लोग शुरुआत करते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में। ठीक है, संस्कृत साहित्य लेखिका संवर्धन की महिलाओं का योगदान था, वर्णन करना है। संस्कृत साहित्य स्त्रियों का क्या भूमिका है। तो चलिए इसका विस्तार से हम लोग इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऐसे समाज की रूपी गाड़ी पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा चलाई गई। मतलब समाज में जो भी गाड़ियाँ जो है, रूपी गाड़ियाँ जो है, उसको किसने चलाया, पुरुष और स्त्रियों ने चलाया। साहित्य में भी दोनों का समान महत्वपूर्ण। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य का समृद्ध करने की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जो था प्राचीन काल से भी संस्कृत साहित्य में लेखिका और लेखक का दोनों का योगदान था। ऋग्वेद और चतुर्वेद और अर्थवेद में 5 ऋषि पत्नियां के मंत्र दृष्टि के रूप में बताया गया है, जैसे यपी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी और भागीरथी इत्यादि है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग जानना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, संस्कृत में पंडित छमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो संस्कृत साहित्य में आधुनिक काल का लेखिका में पंडित छमाराव का नाम आता है। आधुनिक काल जो अभी जो चल रहा है, इस समय में पंडित छमाराव का नाम चलता है, बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर शंकर चरित्र उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा और लहरी कथामुक्तवाली, विचित्र परिषद, यात्रा, ग्राम्यो इत्यादि की रचना की थी। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की थी उन्होंने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 जानते हैं, क्या कर रहा है, उपनिषद से में नारियों का योगदान का उल्लेख करें। तो बृहदारण्य उपनिषद में ज्ञानवल्लय की पत्नी मैत्रेयी की
दार्शनिक रूप से वर्णन किया गया है, जिनको ज्ञानवैज्ञ के जिन्हें आत्म की रक्षा देती है और जनक की भी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी रहती है, और जनक की भी सभा में शास्त्रार्थ कुशल गार्गी रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी, या संस्कृत साहित्य के विजयनगर राज्य की योगदान का वर्णन करें। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत भाषा की संरक्षण के लिए प्रयास किए। वहाँ का संस्कृत भाषाओं के लिए, उनके संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए। वे सर्वाधिक उनका अंततः पूर्व में भी संस्कृत रचना के कुशल रानीगी हुई, और कंपन राय की रानी गंगा देवी, और यहाँ पर देखा जाए गंगा देवी नामक महाकाव्य अपने पति के विजय घटना के आश्रय को लेकर रचित किए। तो पति के साथ जो भी घटनाएं घटित हुई उनके साथ क्या किए, रचित किए। तो दोस्तों आज हम लोग पार्ट नंबर 3 और 4 का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो फिर आप तक पहुंचती रहे, और आपके जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य में हम भी सहयोगी बने। तो इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। ठीक है।